हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजन एंड वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जहां पे हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस एंड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ है। पहले हम 10 क्वेश्चंस करते थे, उसके बाद 15 क्वेश्चंस किए। फिर अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में सभी बीईडी एग्ज़ाम में पूछे गए वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, आप यदि इस ईयर मतलब 2020 में बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम ना कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बल्कि हम हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो एम ऑफ एजुकेशन होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा टीचर, क्योंकि टीचर ही डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन का एक्चुअल एम क्या होगा और उसके हिसाब से हमारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी भी टीचर के द्वारा बनाया जाता है और क्लासरूम में उसके हिसाब से डिलीवर उस इंस्ट्रक्शन का किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्कूल्स थ्रू इट्स प्रोग्राम्स हेल्प स्टूडेंट्स टू। जो स्कूल होते हैं उसके प्रोग्राम्स के माध्यम से स्टूडेंट्स का क्या सहायता होता है? ए, एसिमिलेट कल्चर, बी, प्रोटेस्ट कल्चर, सी, इग्नोर अदर कल्चर्स या फिर डी, मेक देम कल्चर। तो यहाँ पे क्या होगा? एसिमिलेट कल्चर ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे और भी कोई आंसर है क्या जो सही है? प्रोटेस्ट कल्चर, कल्चर को प्रोटेस्ट करेंगे नहीं, ये तो हमारे विरुद्ध में गया है, कल्चर के विरुद्ध में। इग्नोर अदर कल्चर्स, हम अदर जो कल्चर्स होते हैं उनको इग्नोर करेंगे नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते, सभी कल्चर को लेकर हम चलते हैं। मेक देम कल्चर्ड, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाना, ये होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन होमवर्क इट शुड बी। होमवर्क में सभी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है? इट शुड बी ऑफ इक्वल लेवल अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ओनली फ्रॉम द बुक, आउट ऑफ द बुक। सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को यदि हम इंटरेस्टेड बनाएंगे होमवर्क करने के लिए, तो क्या ज़रूरी है कि वो होमवर्क इक्वल लेवल का होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स के एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, या फिर ओनली फ्रॉम द बुक, सिर्फ बुक से ही होना चाहिए, और फिर आउट ऑफ द बुक, और बुक से बाहर भी होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का एबिलिटी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई जल्दी सीख पाता है तो कोई लेट लगता है, तो इस हिसाब से हम उनको होमवर्क देंगे, ना कि सबको एक हार्ड वाला होमवर्क देंगे या फिर इजी वाला होमवर्क देंगे, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हम होमवर्क देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू। नवोदय स्कूल्स जो सारे हैं वो किस लिए
हमारे यहाँ एस्टेब्लिश किया गया है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ में स्कूल को बहुत सारे नंबर बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, या फिर रूरल एरिया में एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान को कंप्लीट करने के लिए, या फिर चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया में जो वेस्टेज ऑफ एजुकेशन होता है उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया में एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा नवोदय स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बारे में थोड़ा और यहाँ पे हम जानते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये जो नवोदय स्कूल है ये हमारा एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के हिसाब से ये हमारा रिकमेंडेशन हुआ था, जहाँ पे जिक्र किया गया था कि रूरल एरिया में जो स्कूल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके और वो वहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए इसका एक स्कूल संगठन किया गया था, जिसे कहते हैं नवोदय विद्यालय समिति, NVS, नवोदय विद्यालय समिति का संगठन एक किया गया था। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज। एक अच्छा टीचर के अच्छा क्वालिटी सारे क्या होते हैं? डीप नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट टॉट, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं टीचर उनका एक डीप नॉलेज होना चाहिए, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी होना चाहिए, या फिर गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स, या फिर एक गुड मोटिवेटर। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए गुड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रपोर्ट मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप, जहाँ एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का सारे प्रॉब्लम्स को समझ सके, जान सके, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फ्री होके अपना सारी प्रॉब्लम्स शेयर करे स्टूडेंट्स के साथ। तो यही होगा एक इफेक्टिव टीचर का क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। ये जो बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में किसने जिक्र किया था? तो ऑप्शन ए है आपका जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये एक बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है महात्मा गांधी। देखो, ये जो है बेसिक एजुकेशन, इसका एम एक्चुअली क्या है? द एम ऑफ गांधीजीज बेसिक एजुकेशन was to educate the students on craft which would enable them to solve the problems of their livelihood and at the same time develop qualities of good citizenship। क्या होता है यहाँ पे? एजुकेट द स्टूडेंट्स ऑन क्राफ्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे। which would enable them to solve the problems of their livelihood, वो उनका लाइवलीहुड होता है, जो जीने के लिए, खाने के लिए, उस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्राफ्ट जरूरी है। ये क्या कहते जिक्र किए थे किसने? गांधी जी, थ्रू बेसिक एजुकेशन एंड एट द सेम टाइम डेवलप क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजनशिप, एक अच्छा सिटीजनशिप होने के लिए ये बोले थे। ठीक है, इन गांधी जी's व्यू साउंड एजुकेशन मस्ट बी रूटेड थ्रू कल्चर एंड मोरल वैल्यू ऑल्सो। एक अच्छा एजुकेशन किसके माध्यम से पॉसिबल है? एक अच्छा कल्चर और मोरल वैल्यू जब होगा तभी एक अच्छा एजुकेशन हो पाएगा। इसके बारे में गांधी जी ने बोले थे। ठीक है,
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिविजुअल का अटेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब्ड इट, it offers better opportunity to teachers to discipline each learner, children develop at different rates and learn differently। ये पहले मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में कि इंडिविजुअल अटेंशन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। किस लिए? कि हर कोई स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम नहीं होते, हर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार का उनका एबिलिटी होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कोई स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सीख पाता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे बहुत अच्छे से बोला है कि चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। अलग अलग हिसाब से अलग अलग रेट से वो सीखते हैं, इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए चाइल्ड राइट्स with his or her left hand and is comfortable doing things with it, she or he should be। यदि एक बच्चा लिख रहा है अपने लेफ्ट हैंड से तो और वो इस लेफ्ट हैंड में लिखना उसको बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? डिस्करेज्ड, मेड टू राइट विद लेफ्ट हैंड, allowed his preference, sent to seek medical help। तो क्या करना चाहिए? एक बच्चा जो है वहाँ पे वो अपने लेफ्ट हैंड में लिखना पसंद करता है और उसको वहाँ पे ही कंफर्टेबल लग रहा है तो क्या करेंगे? allow his preference। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसको उसके हिसाब से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उसको एलो करेंगे, वो जहाँ पे परफेक्ट है वहाँ से हम क्या करेंगे? उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में इनमें से कौन सा सही है? Errors made by children indicate that no learning has taken place. Learning is effective in an environment that is emotionally positive and satisfying for learners. Learning is not affected by emotional factors at any stage of learning. Learning is fundamentally a mental activity। तो क्या होगा लर्निंग का सही मतलब यहाँ पे? देखो, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। नहीं, ये नहीं होगा। एरर जो करते हैं स्टूडेंट्स उसका मतलब यही नहीं है कि उनका लर्निंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे एरर लर्निंग के लिए एरर बहुत ही ज़रूरी है, मतलब एरर से ही हमारा लर्निंग शुरू होता है। एरर नहीं होगा तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन कट हो गया। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग। लर्निंग एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग लर्नर, मतलब स्टूडेंट्स को एक अच्छा इमोशंस मतलब पॉजिटिव इमोशन देता है और उनको सेटिस्फाई करता है, ऐसा एनवायरनमेंट एक क्रिएट करना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स को होमवर्क देना एक अच्छा माना जाता है क्योंकि दे रिमेन बिजी एट होम, स्टडी एट होम, मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस
मैं डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सेल्फ स्टडी डेवलप होगा। कहाँ से, होमवर्क। यदि हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे तो वो अपने हिसाब से अपने घर में पढ़ेंगे तो उनका एक सेल्फ स्टडी हैबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ए फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर। एक फील्ड ट्रिप मतलब फील्ड ट्रिप क्यों किया जाता है। मेकिंग एन एक्सकर्शन, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, या फिर ऑल ऑफ द एबोव्स। देखो मेकिंग एन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन का मतलब एक भ्रमण करना। एक्सकर्शन का मतलब भ्रमण, एक भ्रमण का तैयार करना। या फिर सी अदर्स पीपल डूइंग थिंग्स, देखना कि अदर पीपल क्या कर रहे हैं, दूसरे पीपल। नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, कार्य करना क्या होता है उसके अर्थ, उसको नोट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर, सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही आंसर। हमारे अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड, या फिर इंक्वायरी मेथड। तो यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट सारे पैसिव होते हैं किस मेथड में, किस टीचिंग मेथड में। ये सारे सभी टीचिंग मेथड है। तो कहाँ पे किस मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, और यदि स्टूडेंट्स पैसिव हैं तो टीचर एक्टिव होंगे। तो किस मेथड में टीचर एक्टिव होंगे एंड स्टूडेंट्स पैसिव होंगे। तो देखो प्रोजेक्ट मेथड में, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, टीचर एक टॉपिक देते हैं करंट इशू के ऊपर, या फिर टीचर देंगे कि अपने लोकेलिटी को देखकर एक प्रोजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होंगे, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन। डिस्कवरी मेथड मतलब, डिस्कवरी का मतलब है खोजेंगे कि क्या एक सही आंसर, एक प्रॉब्लम पोजिंग होगा टीचर के साइड से, और उसको डिस्कवर, इसका आंसर डिस्कवर करेंगे कौन, स्टूडेंट सर। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा। लेक्चर मेथड, देखो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले से ही चला आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली टीचर बहुत ही डोमिनेट होते हैं और ऑटोक्रेटिक होते हैं, जहाँ सिर्फ यहाँ पे टीचर ही एक्टिव रहते हैं, और क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल बहुत ही पैसिव होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इंक्वायरी मेथड में भी यहाँ पे स्टूडेंट सारे एक्टिव होते हैं। चलो इस टीचिंग मेथड को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। टीचिंग मेथड एक्चुअली 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक टीचर सेंटर होता है, पीपल सेंटर भी होता है। पीपल सेंटर कहाँ पे, इनसाइड द क्लास। पीपल सेंटर और कहाँ पे होता है, सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स और यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये टीचिंग मेथड होता है। देखो पहले जब हम देखेंगे कि यहाँ पे टीचर सेंटर में क्या क्या आता है, देखो लेक्चर मेथड आता है, जहाँ हम किए थे क्वेश्चंस का आंसर वही होगा यहाँ पे सही आंसर इस हिसाब से। देखो फिर इसके बाद क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में भी टीचर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। यहाँ पे टीचर शो करेंगे और स्टूडेंट सारे पैसिव मोड में सिर्फ ऑब्जर्व भी करेंगे यहाँ पे। फिर बायोग्राफिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, टीम टीचिंग, ये सारे टीचर सेंटर में आ गया। फिर प्यूपिल सेंटर जो कि इस क्लासरूम में होता है, इसमें क्या क्या आएगा, लेबोरेटरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सारे आ जाएगा। नेक्स्ट पीपल सेंटर सोशलाइज्ड क्लासरूम में क्या आएगा, सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, ये सभी आएगा। फिर लास्ट में यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजी
यूज होता है इंस्ट्रक्शन के समय। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, CIA, यूज ऑफ टीचिंग मशीन्स, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज़ यूज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल डिसेबिलिटी इन which the ability to write is affected by dysfunctional fingers. Next, form of reading disability linked with weak vision, learning difficulty to read fluently and with accurate comprehension despite average intelligence, या फिर लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिफिकल्टी एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हियरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही मीनिंग ऑफ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया का मतलब होता है एक फिजिकल डिसेबिलिटी, और जहाँ पे लर्निंग डिफिकल्टी होता है पढ़ने के लिए। यदि ठीक से नहीं पढ़ पाता है एक स्टूडेंट्स तो क्या होता है, और एक्यूरेट कॉम्प्रहेंशन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उसको कहते हैं हम डिसलेक्सिया, जो रीडिंग से रिलेटेड है। इसको हम अच्छे तरह से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? डिफ़िकल्टी रीडिंग। रीडिंग में जो डिफ़िकल्टी होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। यहाँ पे क्या होता है? प्रॉब्लम्स रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग, इसके हिसाब से क्या होगा? प्रॉब्लम होगा पढ़ने में जैसे। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसकालकुलिया। डिसकालकुलिया का मतलब डिफ़िकल्टी विथ मैथ। मैथ करने में डिफ़िकल्टी जो होता है उसको कहते हैं डिसकालकुलिया। जैसे कि प्रॉब्लम्स डूइंग मैथ प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग टाइम, यूजिंग मनी, ये सारे। नेक्स्ट इज डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब डिफ़िकल्टी विथ राइटिंग, लिखने में प्रॉब्लम होगा जिसको उसको कहेंगे डिसग्राफिया। प्रॉब्लम्स विथ हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। फिर उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मतलब इसको और भी कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। तो ये क्यों होता है? अगर डिफ़िकल्टी हुआ विथ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, व्हाट इज़ ग्रॉस मोटर स्किल, व्हाट इज़ फाइन मोटर स्किल। फिर एक बात यहाँ पे एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन का मतलब हम जो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फिंगर टिप्स यहाँ पे यूज होता है। बहुत ही छोटा पार्ट है फिंगर टिप्स हमारा, किसका? हमारा हाथ का। तो ये होगा फाइन पार्ट जो रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लिखना। ठीक है, और यदि हम जंप कर रहे हैं, यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा, यहाँ पे जंपिंग एक एग्जाम्पल की तरफ से। जंपिंग का मतलब होता है जब जंप करेंगे तो क्या होगा, हमारा सभी बॉडी पार्ट्स ऊपर नीचे होगा कि नहीं। यहाँ पे हमारा होल बॉडी मतलब ग्रॉस बॉडी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसलिए ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर अलग अलग टाइप्स का होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे यदि डिस्प्रैक्सिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फाइन मोटर मतलब जो छोटा छोटा पार्ट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, प्रॉब्लम विथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगा, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मैनुअल डिक्सटेरिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्फाजिया और एफाजिया, जिसको कहते हैं डिस्फाजिया और एफाजिया, मतलब डिफ़िकल्टी विथ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है उसमें डिफ़िकल्टी होगा, जैसे कि प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, पोअर रीडिंग कम्प्रहेंशन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब डिफ़िकल्टी हियरिंग डिफरेंसेस बिटवीन साउंड। जो डिफरेंट साउंड होता है उसको सुनने में डिफ़िकल्टी मतलब प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम विद रीडिंग, कम्प्रहेंशन, लैंग्वेज, इस सभी में प्रॉब्लम होता है। फिर नेक्स्ट है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। विजुअल इन्फॉर्मेशन जो सब होता है, जो हम देखकर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है। जैसे कि प्रॉब्लम्स विथ रीडिंग, मैथ, मैप्स, चार्ट, सिंबल्स, पिक्चर्स, इस सभी में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इफ यू फाइंड ए स्टूडेंट वेयरिंग सम ऑड ड्रेस इन योर क्लास यू विल। यदि आप देखें कि एक स्टूडेंट्स एक ऑड ड्रेस पहन के आई है तो आप क्या करेंगे। आस्क द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास। स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप क्लास अटेंड मत करेंगे, या फिर मैक ए जोक ऑन हिम, कोई इसको ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे। काउंसिल हिम नॉट टू वेयर सच क्लॉथेस इन ए क्लास, उसको समझाएंगे कि ऐसा ड्रेस क्लासरूम में पहन के नहीं आना है। या फिर नॉट पे एनी अटेंशन, कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो आपको क्या लग रहा है सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसको समझाएंगे और कहेंगे कि ऐसा क्लॉथ, ऐसा ड्रेस क्लास में पहन के नहीं आना है। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सम स्टूडेंट्स आर बैकवर्ड इन स्टडीज, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत बैकवर्ड होते हैं स्टडी में, तो आपका एटीट्यूड्स उसके बारे में क्या होगा। हार्श, सिंपैथेटिक, लिबरल, या फिर लवेबल। देखो इस समय क्या होगा, एक टीचर का एटीट्यूड एक स्टूडेंट्स जो कि बैकवर्ड होते हैं स्टडी में, उनके ऊपर सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए एक स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। प्ले थेरेपी इज एडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू। प्ले थेरेपी एक होता है, इसके बारे में शायद हम डिस्कशन कर चुके हैं। प्ले थेरेपी क्या होता है स्टडी में, मेक द एजुकेशनल प्रोसेस जॉयफुल, टू अंडरस्टैंड द इनर मोटिव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ चिल्ड्रेन, मेक्स एजुकेशन मोर एक्टिविटी सेंटर्ड, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एक्टिविटी इन एजुकेशन। यदि आपने हमारे पहले वीडियो को ऑलरेडी जो सारे डाला गया है देख चुके हैं, तो आपका यही आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। टू अंडरस्टैंड द इनर मोटिव एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि एक स्टूडेंट्स के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या उसका मोटिव है, उसको जानने के लिए हम प्ले थेरेपी का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग। क्या होगा एक अच्छा तरीका कि जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है लाने में, उसको वहाँ पे सहायता होता है। जैसे कि सजेशन फॉर हार्ड वर्क, सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, या फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यदि एक स्टूडेंट्स का कोई भी प्रॉब्लम है लर्निंग में, उसको जानने के लिए जो टीचिंग होता है उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। इसको और थोड़े अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे डायग्नोस्टिक टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट एबिलिटी, नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रेस्क्राइबिंग रिक्विजिट लर्निंग असेसमेंट्स। डायग्नोस्टिक टीचिंग यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डिस्कवरिंग होता है, मतलब खोजा जाता है कि स्टूडेंट्स का एबिलिटी क्या है, उनका नीड्स क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है, मतलब टीचर जो होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनका अंडरस्टैंडिंग
और उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, कहाँ पे, बिफोर टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग या फिर आफ्टर टीचिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है एक्चुअली में, इट एम्स टू इम्प्रूव ए स्किल और एबिलिटी इन ईच स्टूडेंट। एक प्रत्येक स्टूडेंट्स में क्या होता है, उनका स्किल और एबिलिटी, उसको इम्प्रूव करने में हम रेमेडियल टीचिंग यूज करते हैं। जैसे कि आफ्टर डायग्नोस्टिक टीचिंग जो जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, उसको रिमूव करने के लिए हम रेमेडियल टीचिंग उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज मोर प्रैक्टिस, एक्सप्लेनेशन, रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन and devoting more time to working on skills. The teacher guide each student through educational processes. उनको क्या करेंगे, मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे या फिर ठीक से एक्सप्लेनेशन करेंगे फिर एक बार, और रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से समझ नहीं आया स्टूडेंट्स को, उसको एक और बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, उनका इम्प्रूव करेंगे स्किल्स जो होता है स्टूडेंट्स का, उसको कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। आशा करता हूँ आप ये डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग का एक अच्छा नॉलेज ज्ञान का निर्माण कर पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया schools should concentrate on development of traits to face the hurdles of daily life, development of traits of a good citizenship, preparation for academic excellence, inculcation of values cherished by country। तो एक अच्छा डेमोक्रेटिक के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से स्कूल क्या होना चाहिए, स्कूल को किसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। देखो, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स टू फेस द हर्डल्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो हर्डल्स हो रहे हैं उनको फेस करने के लिए जो स्किल होता है उसको डेवलपमेंट करेंगे, या फिर डेवलपमेंट, ये तो सही है, फिर देखते हैं आगे, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ गुड सिटीजनशिप। ठीक है, एक अच्छा गुड सिटीजनशिप बनाना चाहिए। प्रिपरेशन फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, ये थोड़ा हमको डाउट लग रहा है कि सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स को, या फिर इनकलकेशन ऑफ वैल्यू चेरिस्ड बाय कंट्री। देखो यहाँ पे ये जो आंसर है, ये इसके अंदर सभी आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा वैल्यू उनके अंदर डालना, किसके, स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इट कैन सैपली बी एज्यूम्ड दैट ए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स ए प्रिंसिपल व्हेन ही और सी कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट, use it in solving problems to which it applies, recognize it again when he or she encounter it again, recall the principles as and when asked। तो क्या होगा यहाँ पे आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इट कैन सैबली बी एज्यूम दैट ए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ए प्रिंसिपल, इनमें से कि एक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेगा एक प्रिंसिपल को अच्छे तरह से। ठीक है, कैसे, गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट, यदि हम और ज़्यादा एग्जाम्पल उसके ऊपर देंगे। ठीक है, लगता है ठीक। यूज इट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू हुइच इट अप्लाइज, जहाँ पे ये अप्लाई होता है वहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये भी लगता है। रिकॉग्नाइज इट अगेन व्हेन he or she encounter it again, इसको पहचानना, कहाँ पे, यदि ऐसा प्रॉब्लम और एक बार आया उसको पहचान सके, उसको जान सके, ये भी सही है। रिकॉल द प्रिंसिपल एज एंड व्हेन आस्क्ड,
रिकल, रिकल वर्ड जहाँ पे आया वो हो गया हमारा आंसर कट। हम याद नहीं करेंगे, उसको समझेंगे। देखो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा और बेहतरीन भी है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉग्नाइज इट अगेन व्हेन ही और सी एनकाउंटर इट अगेन। यदि और एक बार उसके सामने वही प्रॉब्लम आया तो क्या करेगा, वो उसको झट से पहचान लेगा। तो ये होगा हमारा सही आंसर। Next is question number 21. Despite of your requests, as an in charge of timetable in the school, a teacher always comes late. In this situation, you will एक अच्छा टाइम टेबल स्कूल का होने के बावजूद एक टीचर क्या करता है, सभी टाइम लेट में स्कूल में पहुंचता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? Insult him in the presence of other teachers, advise him to come in time, report to the principal, remain indifferent to it। क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ पे? इंसल्ट हिम इन प्रेजेंस ऑफ टीचर, टीचर्स के उपस्थित में क्या करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे, नहीं होगा, ये तो रूड बिहेवियर हो गया ना। एडवाइस हिम टू कम इन टाइम, उसको एडवाइस देंगे। एडवाइस देने से तो वो पहले दिन में ही मान जा गया होता, लेकिन क्या करते हैं, सभी दिन लेट में ही आते हैं, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। रिपोर्ट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इसके बारे में रिपोर्ट करना, या फिर रिमेन इनडिफरेंट टू इट, तो ये भी नहीं होगा। इनडिफरेंट मतलब उसके बारे में कुछ ही नहीं रेस्पॉन्स करना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। इसके बारे में प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। एवरी लर्नर यूनिक होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? नो टू लर्नर्स आर alike in their abilities, interest and talents। दो लर्नर एक समान नहीं होते हैं उनके एबिलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और टैलेंट्स के हिसाब से। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज, नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स। ए कॉमन करिकुलम फॉर all learners is not possible. It is impossible to develop the potential of learners in a heterogeneous class। heterogeneous class में ये impossible है कि एक समान के पोटेंशियल डेवलप करना सभी स्टूडेंट्स में। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। देखो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि दो एक्स लर्नर क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं उनके एबिलिटी, इंटरेस्ट और टैलेंट्स की। ठीक है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव होता है, कैसे? यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज व्हिच इज वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ट्रेनिंग पैकेज होता है जो कि पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। मेकिंग इट रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इसको एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम बनाता है। यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच बना के, या फिर प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो ऑफ प्रोसीजर्स। तो क्या होगा आपका सही आंसर? यहाँ पे देखो, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होता है बहुत ही इफेक्टिव, कैसे? यदि हम यूज करेंगे एक कोऑपरेटिंग अप्रोच, ठीक है, तभी ये इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। इन NCTE the BEd curriculum framework 2014, which of the following is emphasized in education? IT information technology, ICT information and communication technology, ET educational technology,
या फिर सीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईसीटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी सेंसेस ए पर्सन यूजेस व्हाइल वॉचिंग ए फिल्म। एक फिल्म देखने के समय एक पर्सन का कितने सारे सेंसेस यूजेस होता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एक आई होता है जो कि देखने में हेल्प करता है, और एक होता है क्या हमारा ईयर जो कि सुनने में हेल्प करता है, जिसको ऑडियो एंड विजुअल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 2। दो ही सेंसेस हमारे यूज होते हैं जब हम फिल्म देखते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप को इस क्वेश्चन का यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द्रोणाचार्य एजुकेशन सर्च करें और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यही सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेशन आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।